अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद फरहान खान अब्बासी और आप देख रहे हैं एग्जैक्टिव कोचिंग सेंटर्स ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, मैं आपको वेलकम कहता हूं डेवलपमेंटल पॉलिटिक्स में, जिसको कंपैरेटिव एंड डेवलपमेंटल पॉलिटिक्स एज अ सब्जेक्ट हम पढ़ते हैं, जो कि सीएसएस में भी, पीएमएस में भी, यूपीएससी के एग्जाम्स में भी और नॉर्मली मास्टर्स में भी बड़ा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट समझा जाता है। बल्कि कहा यह जाता है कि पॉलिटिकल साइंस को अगर अंडरस्टैंड करना है तो आपको कंपैरेटिव एंड डेवलपमेंटल पॉलिटिक्स को अंडरस्टैंड करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आज हम लेक्चर नंबर 4 में अंडरस्टैंड करेंगे कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स, जिसके ऊपर काफी ज्यादा डिटेल में जब हमने वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट्स को अंडरस्टैंड किया था या पॉलिटिकल फिलोसफी ऑफ द वेस्ट को अंडरस्टैंड किया था, तो काफी हद तक मैंने उसके ऊपर डिटेल में विद रेफरेंस टू डिफरेंट पॉलिटिकल थिंकर्स, जिसमें सॉक्रेटिस है, प्लेटो है, अरिस्टोटल है, इनके पर्सपेक्टिव आपसे शेयर किए। लेकिन अब हम, क्योंकि डेवलपमेंटल एंड कंपैरेटिव पॉलिटिक्स को जब अंडरस्टैंड करेंगे और कंपैरेटिव पॉलिटिक्स को समझेंगे, तो यहाँ पर ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं, इनको विद रेफरेंस टू गवर्नमेंट, विद रेफरेंस टू स्टेट, विद रेफरेंस टू पॉलिटिक्स, विद रेफरेंस टू मल्टीपल टाइप ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम्स अंडरस्टैंड करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आज का लेक्चर जो हमारा फोकस करेगा, सबसे पहले तो व्हाट इज पॉलिटिक्स, और रियल में पॉलिटिक्स का मतलब, या किसी भी मुल्क में जो पॉलिटिकल सिस्टम होता है उसका मतलब क्या होता है, और जो पॉलिटिकल साइंटिस्ट होता है वो पॉलिटिक्स को किस तरह देखता है। उसके बाद हम डिटेल में डिस्कस करेंगे जी गवर्नमेंट को, किसी भी मुल्क में गवर्नमेंट की क्या इंपॉर्टेंस होती है, और जब दुनिया में कहीं पर भी गवर्नमेंट नहीं होती थी, स्टेट ऑफ नेचर हुआ करती थी, तब क्या हुआ करता था, और उसमें जो 3 इंपॉर्टेंट सोशल कॉन्ट्रैक्ट थेरिस्ट हैं, उनका जिक्र करना बहुत जरूरी है, जिसमें थॉमस हॉब्स हैं, जैक्वस रोसो हैं और जॉन लॉक हैं। इन तीनों ने भी सोशल कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर बात की, और वो कुछ सोशल कॉन्ट्रैक्ट अल्टीमेटली रियासत के साथ था, और वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट एक गवर्नमेंट को ताबीर करता है, यानी अल्टीमेटली गवर्नमेंट की फाउंडेशन ही करता है। तो इन चीजों को अंडरस्टैंड करना कंपैरेटिव एंड डेवलपमेंटल पॉलिटिक्स में बहुत ज्यादा जरूरी है। तो सबसे पहले व्हाट इज पॉलिटिक्स स्टूडेंट्स। नॉर्मली अगर पॉलिटिक्स के बारे में एक लेमैन से पूछा जाए, किसी आम इंसान से पूछा जाए, तो आज के दौर में चूंकि हम एक मॉडर्नाइज्ड दुनिया में रहते हैं, इंफॉर्मेशन का दौर है, सोशल मीडिया का दौर है, तो वो बड़ा इजीली हमें बता देगा कि हुकूमत साजी के वो तमाम के तमाम मामलात, जिससे किसी भी मुल्क के अंदर एक बेहतरीन ज़ब्त बनता है, नज़्म ज़ब्त बनता है, ऑर्डर आता है, गवर्नेंस की जाती है, इंतजामी अमूर संभाले जाते हैं, वो पॉलिटिक्स के जुरिस्डिक्शन में आता है। इन अ सिंपल वर्ड्स अगर देखा जाए, तो हमारे यहाँ 3 किस्म के रवैये पाए जाते हैं विद रेफरेंस टू पॉलिटिक्स। एक रवैया तो ऐसा होता है जो लोग पॉलिटिक्स को अच्छा समझते हैं। ये वो लोग होते हैं जिनका मानना ये होता है कि पॉलिटिकल एक्टिविटी हो रही है, इलेक्शन कैंपेन्स हो रही हैं, लोगों के अंदर अपने हकूक, अपने राइट्स की बहुत ज़्यादा जिसको हम कहते हैं ना, अवेयरनेस आ रही है, और इससे हुकूमत साजी, और फिर जब हुकूमत डिसीजन लेती है, जिसको पॉलिटिकल डिसीजन कहते हैं, असल में जो पॉलिटिकल साइंस का एक इम्पॉर्टेंट एरिया है जिसके ऊपर पॉलिटिकल साइंटिस्ट या स्कॉलर फोकस करते हैं, उससे बहुत ज्यादा आवाम का जो है वो राब्ता रहता है। नंबर 1, उसमें इन्वॉल्वमेंट अब आवाम की रहती है पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग में, तो पॉलिटिक्स को अच्छा समझते हैं। ये टाइप लोगों की, या इस टाइप के लोग ज्यादातर उन ममालिक में पाए जाते हैं जहां पर तालीम बहुत ज्यादा है, लोगों को अपने राइट्स एंड ड्यूटीज का पता है, और जहां पर जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसके फ्रूट्स जो हैं, फायदे जो हैं, वो लोगों तक पहुंचे हैं। पॉलिटिकल डिसीजंस लोगों की मर्जी के होते हैं या मेजोरिटी के राइट के होते हैं। ज्यादातर हमें ये डेमोक्रेटिक रिजीम्स में या वेस्टर्न रिजीम्स में ये इस टाइप के पॉलिटिकल एक्टिविटीज के हामी लोग ज्यादा मिलेंगे, और वो पॉलिटिक्स को पसंद करते हैं। इसको पार्टिसिपेटरी पॉलिटिकल कल्चर या पार्टिसिपेंट पॉलिटिकल कल्चर भी कहा जाता है। दूसरी टाइप के लोग हमें माशरे में ऐसे मिलते हैं जो कि पॉलिटिक्स के बारे में इतना जानते तो नहीं है, लेकिन प्रैक्टिकली इसमें इन्वॉल्व नहीं होते। उनको अपने इर्द गिर्द के माहौल से, इर्द गिर्द के निज़ाम से, गवर्नेंस से, इंतजामी अमूर से, हुकूमतों की कारकर्दगी से, लॉ मेकिंग से और इस तरह के मामलात से इंफॉर्मेशन तो मिलती रहती है, लेकिन वो को खास इसमें इनपुट नहीं देते, इसके लिए को बहुत ज़्यादा इंथुजियास्टिक नहीं होते। इस टाइप के लोग ज़्यादातर उन ममालिक में पाए जाते हैं जहाँ पर को खास पॉलिटिकल सोशलाइजेशन ना हो, या लोगों को
पॉलिटिकल साइंस या स्टेट क्राफ्ट या पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग या कानून साजी और उससे फिर इदारों का बनना और इदारों का लोगों के लिए काम करना, इसकी इतनी हाव नो ना हो, बल्कि लोग अपने प्राइवेट स्फीयर ऑफ लाइफ में ही ज्यादातर इन्वॉल्व रहें और उनके लिए कोई ज्यादा जरूरी नहीं है कि पब्लिक डिसीजन मेकिंग से या पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग से उनकी प्राइवेट लाइफ को फर्क पड़ता है या नहीं पड़ता। इसको हम बोलते हैं सब्जेक्ट पॉलिटिकल कल्चर। और एक तीसरी टाइप होती है जिसको पैरोकियल पॉलिटिकल कल्चर बोलते हैं। ये वो टाइप के पॉलिटिकल कल्चर होते हैं, इस टाइप के ये लोग होते हैं जो इस कल्चर से एसोसिएटेड होते हैं, जिनका मानना ये होता है कि पॉलिटिक्स, डिसीजन मेकिंग, गवर्नमेंट का बनना, रियासत साजी के अमूर होना, इंटरनल एक्सटर्नल अफेयर्स को डील करना, डिफरेंट किस्म के कानून, कायदे, ज़ाब्ते, लेजिस्लेशन होना, उससे उनकी ज़िंदगी पे कोई ख़ास असर नहीं पड़ता, बल्कि वो अपने आप को इससे आइसोलेट रखते हैं और अपनी प्राइवेट स्फीयर ऑफ लाइफ में ही रहते हैं। बल्कि उनके यहाँ उनकी जो अपनी पर्सनल डिसीजन मेकिंग है, अपनी प्राइवेट लाइफ है, अपने ज़िंदगी, अपनी फैमिली, अपने बिज़नेस, अपनी जॉब, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं रादर देन के मुल्की हालात क्या हैं, मुल्की निज़ाम क्या चल रहा है, किस किस्म की पॉलिटिकल रिजीम्स हैं, उनको उनके राइट्स मिल भी रहे हैं कि नहीं मिल रहे, उनका ये कंसर्न नहीं होता। वो अपनी प्राइवेट स्फीयर में अपना सारे का सारा फोकस रखते हैं। इसको हम नॉर्मली पैरोकियल पॉलिटिकल कल्चर भी कहते हैं और ऐसे लोग बहुत ज़्यादा आइसोलेट रहते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि जो पॉलिटिकल डिसीजंस हैं वो कितने इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि पॉलिटिक्स का मतलब तो है स्टेट क्राफ्ट, पॉलिटिक्स का मतलब है गवर्नेंस के डिसीजन लेना, पॉलिटिक्स का मतलब है पब्लिक के स्फीयर में आवाम के जो भलाई के लिए जो भी काम किए जाए वो पॉलिटिक्स में आते हैं। और रियासत साजी के जितने भी मामलात हैं वो पॉलिटिक्स का प्रीव्यू है, चाहे रियासत ने किसी सेक्टर में इंडस्ट्रियल पॉलिसी बनाकर इंडस्ट्री लगानी है, चाहे रियासत ने तालीमी निज़ाम के बारे में कोई फैसला करना है, चाहे रियासत ने डिफरेंट किस्म के जो हमारे इर्द गिर्द मौजूद होते हैं गवर्नेंस के निज़ाम, उसमें कोई नया ट्रांसफॉर्मेशन या तब्दीली लेके आनी है। इट इज ऑल अबाउट द डिसीजन मेकिंग। अब सवाल ये पैदा होता है ये डिसीजन करता कौन है? तो बड़ा सिंपल सी बात, जिस किस्म का पॉलिटिकल सिस्टम उस रियासत में होगा, उस पॉलिटिकल सिस्टम में जो ताकतवर लोग होंगे या उस पॉलिटिकल सिस्टम का जो लोग हिस्सा होंगे वो फैसले करेंगे। और जो जिस किस्म के वो लोग होंगे वैसे ही वो फैसले होंगे। अगर किसी मुल्क में कोई ऐसी पॉलिटिकल निज़ाम चल रहा है जिस तरह के मॉडर्न डेमोक्रेसीज में कैपिटलिस्टिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बनती है जिसमें ज्यादातर अथॉरिटेटिव बिजनेस एलीट्स और इस तरह के लोगों के इंटरेस्ट को सर्व करने के लिए हुकूमत की पॉलिसीज या पॉलिटिकल डिसीजंस लिए जाते हैं, तो यहाँ पर जो हुक्मरान जमातें होती हैं या जो हुकूमत बनाती हैं वो भी वो ताकतें बनाती हैं जो पैसे वाले होते हैं, जिनकी बहुत इंडस्ट्रीज होती हैं, जो कि हम समझते हैं कि कैपिटलिस्ट एलीट्स होते हैं और उनके लिए बड़ा ज़रूरी होता है अपने हक के पॉलिटिकल डिसीजंस करवाना। इसी तरह हमें बहुत सी ऐसी रियासतें भी इसी कुर्रा अर्ज़ और ज़मीन पे मिलती हैं जहाँ पर को पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस नहीं होती, टोटलिटेरियन रजीम होती है, मोनार्की होती है, बादशाहत होती है। तो वहाँ पर जो पॉलिटिकल डिसीजंस होते हैं वो होते हैं जो उस बादशाहत को कायम रखने के लिए बेहतर हों, शायद आवाम के उतने हक में ना हों। बहुत सी रियासतें हमें ऐसे भी मिलती हैं जो वेलफेयर के नाम पे बनती हैं। वहाँ पर जितने भी पॉलिटिकल डिसीजंस होते हैं वो अवाम के मसाइल को सामने रख के किए जाते हैं। नॉर्मली डेमोक्रेटिक वेस्टर्न डेमोक्रेसीज में ऐसा किया जाता है। तारीखी तौर पे अगर हम देखें तो आइडियोलॉजिकल रियासतें वजूद में आती थी, जिस तरह पर्शियन एम्पायर हम देखते हैं, रोमन एम्पायर का कॉन्सेप्ट हम देखते हैं। इसके अलावा इस्लाम जब आया तो एक आइडियोलॉजिकल रियासत रियासत मदीना के नाम से बनी और फिर 3 बर्रे आज़मों पे इस्लामी हुकूमत जो हुई, वहाँ पर भी काफ़ी हद तक कोशिश यही की गई कि ऐसे कवानीन बनाए जाएँ जो लोगों की वेलफेयर के हों और वो जो कवानीन हैं वो बेसिकली एक डिवाइन ओरिजिन के हों, कुरान और हदीस से लिए गए हों और उस पे अमल किया जाए और इंसान जो है वो उन कवानीन के ताबे होके हुकूमत साज़ी करे और हुकूमत में कब पार्टिसिपेट करे और लोगों की बेहतरी करे। तो इससे एक चीज़ तो हमें समझ आई दैट पॉलिटिक्स इज़ ऑल अबाउट पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग। अब वो डिसीजन कौन लेगा, कैसे लेगा, ये डिपेंड करता है उस पॉलिटिकल रियासती निज़ाम के ऊपर। हमारे यहाँ देखा ये जाता है कि जो पॉलिटिक्स की डोमेन है ये सोसाइटी में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यानी सोशियोलॉजिस्ट की डोमेन सोसाइटी है, साइकोलॉजिस्ट की डोमेन ह्यूमन बिहेवियर
और ह्यूमन इंटरेक्शन है, लेकिन जो पॉलिटिक्स की डोमेन है ये सोसाइटी भी है और इंडिविजुअल भी है। उसकी वजह ये है कि जो पॉलिटिक्स है ये पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग जब होती है, जो लोग अपनी रियासत के अंदर हुकूमतें बनाकर वो फैसला साइजी करते हैं, उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट पब्लिक पे होता है, यानी ये डिसीजंस पब्लिक को इम्पैक्ट करते हैं। तो पब्लिक की सोशियोलॉजी और पब्लिक की साइकोलॉजी इन डिसीजन से इफेक्ट होती है, या तो फायदा होता है या नुकसान होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूँ कि अगर हम पाकिस्तान की ही पॉलिटिकल सिस्टम को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें, तो पाकिस्तान में जो रियासत साजी का निज़ाम अभी चल रहा है, जिसको हम डेमोक्रेसी कहते हैं या कुछ लोग कंट्रोल डेमोक्रेसी कहते हैं, इसमें कोई भी जो डिसीजन लिया जाता है, इंटरनल मैटर हो या एक्सटर्नल मैटर हो, वो डायरेक्टली पाकिस्तान में रहने वाली आवाम के इकोनॉमिक अफेयर्स, सोसाइटी और साइकोलॉजी पे बड़ा फर्क पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर पाकिस्तान इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी आईएमएफ से कर्जे लेता है, तो क्या होगा? या तो पाकिस्तान उन कर्जों से कोई इंडस्ट्रियल पॉलिसी बनाए, इंडस्ट्री लगाए और उस इंडस्ट्री से पैसा जनरेट करके कर्जे वापस करे। लेकिन चूंकि पाकिस्तान जैसे जो रियासतें होती हैं, ये अभी अपनी डेवलपमेंट की स्टेज पर पहुंच रही हैं, इतनी एडवांस और इतनी डिपेंडेंट और इतनी इंडिपेंडेंट और इतनी सेल्फ सस्टेनेबल तो होती नहीं है, तो फिर यहाँ पर करप्शन भी होती है। और जो जिस तरह मैंने पहले आपको बताया कि जो डिसीजन मेकिंग लॉट है, वो जो गवर्नमेंट बनाते हैं, वो वही लोग होते हैं जिनकी अपनी इंडस्ट्री होती है, अपने इंटरेस्ट होते हैं, और वो ताकतवर लोग होते हैं, उनके हाथ में डिसीजंस होते हैं, तो वो फिर ऐसे डिसीजंस लेते हैं जो उनको बेनिफिट करते हैं। तो अल्टीमेटली जब आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक या इस तरह के इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन से या इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, आईएफआईसी से पाकिस्तान जैसे ममालिक कर्जा लेते हैं, तो जब वो कर्जे की किस्त अदा करने के लिए हुकूमत की उतनी ज्यादा पैसा नहीं होता, यानी हमारी इंडस्ट्री लगेगी नहीं तो एक्सपोर्ट नहीं होंगी, एक्सपोर्ट नहीं होंगी तो हमारे पास फॉरेन रिजर्व नहीं आएंगे, ज़र मुबादला हमारे पास नहीं आएगा, फॉरेन करेंसी हमारे पास नहीं आएगी, तो हमें फिर जब वो कर्जे वापस करने हैं तो किस तरह करने हैं? फिर हम महंगाई करते हैं, यानी एक्स्ट्रा टैक्सेस लगाते हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेस लगाते हैं, पेट्रोल पे होगा, ईडेबल आइटम्स पे होंगे, उन तमाम चीजों पे होंगे जिनकी एक आम इंसान को जरूरत होती है। तो अब आप देखें कि उस पॉलिटिकल डिसीजन का अवाम के ऊपर डायरेक्ट इम्पैक्ट आया, उनकी इकोनॉमी पे इम्पैक्ट आया। अच्छा, अगर हुकूमत साजी करने वाले लोग वो पॉलिटिकल डिसीजन जो हैं वो ऐसे लें जिसका दूर रस नताइज अच्छे ना निकलें, यानी लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट उनका अच्छा ना आए, तो फिर लोगों को एम्प्लॉयमेंट जनरेट कहाँ से होगी, लोगों को रोजगार कहाँ से मिलेगा? इसी तरह लोगों की जो साइकी है, वो लोग डिप्रेशन में जाएंगे, लोग तगोदो ज्यादा करेंगे, एफर्ट ज्यादा करेंगे, मेहनत ज्यादा करेंगे, लेकिन उनके जो फ्रूट्स हैं, जो रिजल्ट्स हैं, जो इनकम है, वो इतनी ज्यादा नहीं हो पाएगी, क्योंकि एक ज्यादा मेजर पोर्शन तो इनकम का उनका टैक्सेस में देना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो पॉलिटिकल साइंटिस्ट है, वो पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग को बेसिकली अंडरस्टैंड करता है, पॉलिटिकल पॉलिसी मेकिंग को अंडरस्टैंड करता है। और कंपैरेटिव एंड डेवलपमेंटल पॉलिटिक्स में भी हम पॉलिटिक्स की जब डेफिनेशन देखते हैं, तो उसमें हमारे सामने एक ही सिंपल वर्ड में डेफिनेशन आती है, दैट पॉलिटिकल या पॉलिटिक्स इज ऑल अबाउट द डिसीजन मेकिंग। अब सवाल ये पैदा होता है, डिसीजन मेकिंग करता कौन है? जिस तरह मैंने आपको बताया कि ये ऑब्वियस सी बात है, किसी भी रियासत में जो हुकूमत बनी होती है वो ये डिसीजन मेकिंग करती है। तो फिर हम अपने जो लेक्चर का दूसरा हिस्सा है गवर्नमेंट, उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। अब गवर्नमेंट को अंडरस्टैंड करने के लिए हमें सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि इन जनरल सेंस गवर्नमेंट की डेफिनेशन क्या बनती है। जो जबरल आलमंड हैं, उनकी जो बुक है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स टुडे, उसमें उन्होंने गवर्नमेंट की डेफिनेशन ऐसे दी है, गवर्नमेंट्स आर द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिविजुअल्स हु आर लीगली empowered टू मेकिंग बाइंडिंग डिसीजंस ऑन बिहाफ ऑफ अ पर्टिकुलर कम्युनिटी। यानी अगर सिंपल वर्ड्स में हम देखें तो हुकूमतों का मतलब ये होता है कि लोगों की यूनियन, उन लोगों का इकट्ठा होना जो इस बात की अथॉरिटी रखते हैं, लीगली कानूनी तौर पे इसका इख्तियार रखते हैं कि वो डिसीजंस लें, और उन डिसीजंस को बाइंडिंग के तौर पे बाकी की पूरी आवाम के ऊपर लागू कर दिया जाएगा। इसका मतलब है हुकूमत का मतलब भी एक ऐसी कम्बिनेशन और यूनिटी ऑफ द पीपल होती है जो कि लोगों के बिहाफ पर एक कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करते हुए कुछ पॉलिसी मेकिंग करते हैं, कुछ डिसीजंस लेते हैं, और वो डिसीजंस उन्हीं अवाम के ऊपर, जिनके वो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, उनके ऊपर लागू कर दिए जाते हैं, और फिर उसके अकॉर्डिंगली एक्टिविटी या बिजनेस ऑफ द स्टेट चलता है, यानी रियासती अमूर चलते हैं।
अगर हम इसको और सादा अल्फाज में अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें कि गवर्नमेंट क्या होती है, तो गवर्नमेंट का मतलब होता है कि ऐसे कम्युनिटी या यूनिफिकेशन ऑफ द पीपल जिनको कोर्सिव पावर्स दे दी जाएं, जिनको लेजिस्लेटिव पावर्स दे दी जाएं, जिनको पॉलिसी मेकिंग की पावर दे दी जाए, और वो जो चाहे कवानीन बनाएं, जिस मर्जी किस्म की उसमें चेंजिंग लेकर आए, और वो बाकी के लोगों के ऊपर बाइंडिंग बन जाएगी क्योंकि वो लोग उस मुमलिकत में रह रहे हैं। अब ये बड़ा अजीबोगरीब बात है कि लोगों के ऊपर लगने वाले बनने वाले कवानीन को चंद लोग डिसाइड करेंगे, और चंद लोग वो जो कवानीन बनाएंगे वो बाकी की अवाम के ऊपर बाइंडिंग बना देंगे, और बाकी की अवाम को उसको फॉलो करना पड़ेगा। तो वो जो चंद लोग हैं वो कहाँ से आएंगे? तो हुकूमतों में नॉर्मली दो किस्म की हुकूमतें हमें दुनिया में नजर आती हैं। या तो वो लोग कंसेंसस से आएंगे, जिस तरह के पुराने दौर में वक्तों में ट्राइबल निजाम में भी हुआ करता था कि लोग एक एग्रीमेंट कर लेते थे, एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट कर लेते थे कि हम में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो रियासती मामलात को चलाएंगे, यानी इंतजामी अमूर को और गवर्नेंस के अमूर को चलाएंगे, और उस अमूर को चलाने के लिए ऑब्वियस सी बात है वो कानून साजी करेंगे, वो रूल्स एंड रेगुलेशन बनाएंगे, उसके अकॉर्डिंगली उसको बाइंडिंग बना के लोगों के ऊपर लगाएंगे और लोग उसको फॉलो करेंगे, उसके अकॉर्डिंगली फिर रियासत अपना काम करेगी। तो तारीखी तौर पे ये सिस्टम हुआ करता था। जब पॉपुलेशन बहुत ज्यादा होना शुरू हो गई तो फिर दो किस्म की रिजीम्स हमारे सामने आई, एक तो अथॉरिटेरियन टोटलिटेरियन रिजीम्स नजर आई, मोनार्कीज नजर आई, ताकतवर जो लोगों का हुकूमत साजी पे कब्जा नजर आया, गवर्नमेंट पे कब्जा नजर आया, और उन्होंने उसके अकॉर्डिंगली बाकी लोगों को यानी सब्जेक्ट्स को या उस मुल्क में रहने वाली आवाम को अपने अंडर कर लिया, उन कानून के मातहत कर लिया। या फिर हमें वेस्टर्न डेमोक्रेसी नजर आती है जिसमें लोग अपनी मर्जी से अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं, वो फिर रिप्रेजेंटेटिव ऐसी कानून साजी यानी लेजिस्लेशन असेंबलियों में जाके करते हैं जिससे उन लोगों के जो प्रॉब्लम्स है उसके हल के लिए कोई ना कोई सॉल्यूशंस या कोई ना कोई नए इदारे बनते हैं, नई कानून साजी होती है जिससे लोगों की वेलफेयर भी की जाती है। अब जो गवर्नमेंट है इसकी भी बहुत इंपॉर्टेंट टाइप्स हुआ करती थी। अगर तारीखी तौर पर हम वेस्ट की ही स्टडी को अगर रिसेंट पास्ट में 100 200 300 साल पीछे जाके देखें तो 19वीं सदी में हमें जितनी भी हुकूमतें नजर आती थी वो नाइट वॉचमैन का किरदार अदा करती थी, यानी वो नाइट वॉचमैन गवर्नमेंट्स हुआ करती थी। नाउ व्हाट इज नाइट वॉचमैन? नाइट वॉचमैन गवर्नमेंट्स ऐसी गवर्नमेंट्स हुआ करती थी स्टूडेंट्स जो बेसिकली रियासत के उन अमूर पे काम करती थी जो गिने चुने थे। मसलन उन्होंने रियासत के लिए एक आर्मी बनानी होती थी यानी डिफेंस का रोल अदा करना होता था। उन्होंने जो निज़ाम जिसके अंदर रियासत हुकूमत चलेगी उसके लिए कानून साजी करनी होती थी, और उसके साथ साथ उन्होंने लोगों के प्रॉपर्टी राइट्स की प्रोटेक्शन के लिए कानून बनाने होते थे। लेकिन लोगों की प्राइवेट प्रॉपर्टी है, लोगों का बिजनेस है, लोग लेन देन कर रहे हैं, लोग एक्टिविटी कर रहे हैं, उसके कानून बना देते थे। और कुछ हद तक 19वीं सदी में वेस्ट के अंदर लोगों की तालीम और तरबियत की बात की जाती थी। अब इसमें देखें कि लोगों ने इंटरनल प्रोटेक्शन तो उनको मिल गई, जो कानून साजी हुई उसमें को पुलिसिंग का सिस्टम नजर आ जाएगा, बिजनेस कैसे करना उसकी को कवानीन गवर्नमेंट बना देगी, और एज ए नाइट वॉचमैन वो एक्टिविटीज को मॉनिटर करेगी, देखेगी, इन्वॉल्व नहीं होगी। मसलन वेलफेयर का कॉन्सेप्ट कोई नहीं है। फॉर एग्जांपल एक बंदा ओल्ड एज है तो उसको पैसे कहाँ से दिए जाएंगे? अच्छा, एक बंदा जो है उसकी जॉब नहीं है, उसको पैसे कहाँ से मिलेंगे? एक बंदा जो है अपना इलाज नहीं करवा सकता, उसका इलाज कौन करवाएगा? अच्छा, लोगों को उनके घरों में बिजली, पानी, सीवरेज का निज़ाम और फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना वो कौन करेगा? किसी किस्म की बड़ी आफ़त आ जाती है, कोई पैंडेमिक डिज़ीज़ आ जाती है, उसको डील करने के लिए वो भी को करता है। तो नाइट वॉचमैन गवर्नमेंट इस किस्म की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व नहीं होती थी। सीधा-सीधा 4, 5, 6 एरियाज़ जो होते थे उसी के ऊपर उन्हें काम करना होता था, और वो क्या करते थे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से टैक्स इकट्ठा करते थे और वो हुक्मरानों के पास चला जाता था और हुक्मरान उसके अकॉर्डिंगली अपनी डिसीजन मेकिंग करते थे। ये एक निज़ाम किसी दौर में हमें नज़र आता है। लेकिन जब हम 20वीं सदी में आते हैं तो एक नया कॉन्सेप्ट सामने आया। ये नया कॉन्सेप्ट सामने क्यों आया? हम देखते हैं कि ऑलमोस्ट 1880 के बाद जर्मनी के अंदर जब बहुत ज़्यादा रेवोल्यूशन आया जिसको इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कहते हैं, तो जब मशीन ने बड़ी-बड़ी मेगा किस्म के स्ट्रक्चर्स ने इंसानों की जगह ले ली, तो मशीन और इंडस्ट्री लग गई। तो बहुत सा काम जो था वो इंसानों की जगह मशीन करती थी। इफेक्टिवली और एफिशिएंटली करती थी। तो बहुत से लोग जो स्किल्ड नहीं थे, उनको जॉब्स नहीं मिलती थी, जो पढ़े लिखे नहीं थे, वो सिस्टम का हिस्सा नहीं बन सकते थे। इसी तरह
बहुत से वर्कर्स को फैक्ट्रियों से निकाल दिया गया, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा आ गई। तो जर्मनी में फिर एक कॉन्सेप्ट आया, वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट आया, जहां रियासत ने ये कहा कि अब रियासत की जिम्मेदारी है वो बेसिकली लोगों को जो है एजुकेशन भी देगी, पेंशन भी देगी, एक्सीडेंटल सिकनेस इंश्योरेंस भी देगी, अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स भी देगी, सोशल वेलफेयर में असिस्टेंस भी करेगी। ये कॉन्सेप्ट जर्मनी में सामने आया और फिर वेस्ट ने इसको काफी हद तक फॉलो किया, जिसको वेलफेयर स्टेट कॉन्सेप्ट कहा जाता है। यहाँ पर एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है कि ये वाला जो वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट है, ये इस्लामी रियासत में ऑलमोस्ट 630 631 एडी में आ चुका था। रियासत मदीना का जब कॉन्सेप्ट आया था तो तब ऐसे ही काम था, और खुलफाए राशिदीन और उनके बाद उमैयाद और अब्बासीद डायनेस्टी में ऐसा ही होता था कि लोगों के बहुत से मामलात की जो वेलफेयर का काम था, लोगों के असिस्ट करने का काम था, लोगों के जाती मामलात को डील करने का काम था, वो भी रियासत की जिम्मेदारी ही होती थी। वो कि वेस्ट तब इन चीजों को अडॉप्ट नहीं करता था, वहां पर मोनार्कीज चल रही थी, लेकिन 20th सेंचुरी में वेस्ट ने जब इसको फॉलो करना शुरू किया तो काफी हद तक बाकी दुनिया ने इसको अप्रिशिएट किया। अब ये जो नाइट वॉचमैन गवर्नमेंट और वेलफेयर गवर्नमेंट है, इनमें फर्क क्या था कि जो नाइट वॉचमैन गवर्नमेंट हुआ करती थी, ये नाइट वॉचमैन स्टेट में हुआ करती थी, यानी ऐसी रियासतों में ये गवर्नमेंट हुआ करती थी जहां पे जो रियासत है या वो बादशाह चला रहे हैं या कुछ चंद लोगों की कॉम्बिनेशन से एक रियासत बन चुकी है, जिसमें कुछ हद तक रिलीजियस अथॉरिटीज का रोल है, रिलीजियस क्लर्जीज का रोल है, बड़े बड़े खानदानों का रोल है, और वो निजाम को चला रहे हैं। जब उनके खिलाफ रेवोल्यूशन आता है, और हमने देखा 18वीं सदी में रेवोल्यूशन आता है, फ्रांस का रेवोल्यूशन आता है, अमेरिका में एक रेवोल्यूशन, इंडिपेंडेंट अमेरिका हो जाता है, फिर वेस्ट के अंदर, फिर जर्मनी में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद ये निजाम आता है, तो वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट हमारे सामने आया। अभी जो वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट है, इसमें स्टेट ने बहुत सी जिम्मेदारियां अपने ऊपर ले ली। यहाँ पर एक प्रॉब्लम ये आया कि 19वीं और 20वीं सदी जिस तरह आगे आती गई, एडवांसमेंट बहुत ज्यादा होती गई, लोगों की जो जिंदगी थी वो उसमें वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट है तो बेहतरी भी आना शुरू हो गई। जब लोगों की लाइफ में बेहतरी आई तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी बढ़ना शुरू होगी, लोगों को एजुकेशन, लोगों को हेल्थ, लोगों को सैनिटेशन, लोगों को सिक्योरिटी, लोगों को बहुत सी असिस्टेंस, जिसमें ओल्ड एज असिस्टेंस है, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस, बहुत कुछ हुकूमतों ने देना शुरू कर दिया। तो यहाँ पर हुकूमतों के जो बजट्स थे, जो उनका जीडीपी था, जो उनकी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट थी, जो वो कमाइयां करते थे अपने मुल्कों में, उसका एक मेजर हिस्सा जो है वो वेलफेयर के कामों पे रियासतों का लगना शुरू हो गया। और यहाँ पर रियासतों ने फिर एक नया कॉन्सेप्ट देखा कि जो रियासतें हैं वो इस तरह से तो चल ही नहीं सकती, लोगों को तमाम तर फैसिलिटीज देना तो लोग रियासतों के हक में ही नहीं है। तो रियासतें क्या करती, अब रियासतों को प्राइवेट लोगों को, प्राइवेट बिजनेस को, यानी मार्केट को, यानी जो इकोनॉमी चलाते हैं, प्राइवेट सेगमेंट को मौका देना चाहिए, और हर एक चीज को जिसको ये वेलफेयर स्टेट की जो रियासतें थी रेगुलेट कर रही थी, अब वो रेगुलेशन से डी रेगुलेशन की तरफ चली जाएं और प्राइवेट सिस्टम आए, प्राइवेट इंडस्ट्री लगे, प्राइवेट जो जॉब्स अपॉर्चुनिटी क्रिएट हों, और प्राइवेट कैपिटलिज्म की फॉर्म में लोग पैसा कमाएं, जो जितना मर्जी चाहे पैसा कमा ले, तो रियासत का इनपुट बहुत कम हो, ताकि लोग अपने पैरों पर खुद खड़ा हो सकें और सब की सब जिम्मेदारियां रियासत की ना हो। यहाँ पर एक और चीज भी याद रखिएगा कि जो डेवलप्ड नेशंस होती हैं वहां वेलफेयर का कॉन्सेप्ट अलग होता है। जिस तरह अगर हम देखें कि जो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है, यहाँ पर डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट है, वो कहते हैं जी यूनाइटेड स्टेट्स स्ट्रेस इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी थ्रू पब्लिक एजुकेशन। तो यूएसए में इक्वालिटी का कॉन्सेप्ट या वेलफेयर का कॉन्सेप्ट ये है कि सबको एजुकेशन इक्वली दो, सबको तालीम याफ्ता करो, सबको डेवलप करो, ताकि जब वो डेवलप हो जाए तो वो किसी मकाम पे पहुंच जाए, और जब वो किसी मकाम पे पहुंच जाए तो अपने लिए अर्निंग करना शुरू कर दें। जबकि इसके बरक्स अगर हम बाकी ममालिक में देखें, जिस तरह वेस्टर्न यूरोप के कंट्रीज हैं, वो प्रायोरिटी देते हैं टू सोशल सिक्योरिटी, हेल्थ प्रोग्राम्स ओवर एजुकेशन। जो वेस्टर्न यूरोप के कंट्रीज हैं वो कहते हैं नहीं, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी टू एजुकेशन देना जरूरी नहीं है, एजुकेशन एक प्राइवेट काम है, आप प्राइवेटली जो पढ़ना चाहे पढ़ ले, लेकिन हुकूमतों का या वेलफेयर स्टेट का या वेलफेयर गवर्नमेंट्स का काम क्या होना चाहिए, सोशल सिक्योरिटी दें, और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज उनको हेल्थ प्रोग्राम्स दें, यानी उनको फ्री उनका इलाज किया जाए, हेल्थ के सारे प्रोविजन रियासत की तरफ से फ्री हो, और सोशल सिक्योरिटी, खाना पीना, शेल्टर, फूड, रोटी, कपड़ा, मकान, ये रियासत का काम हो, यही वेलफेयर स्टेट है।
और यही इसको हम रेगुलेटरी स्टेट का कॉन्सेप्ट भी करते हैं, और स्टेट इसको रेगुलेट करे। जबकि हम फिर 20वीं सदी के आखिर में 1970, 80 और 90 में देखते हैं कि फिर मार्केट बीच में इन्वॉल्व हो जाती है। बहुत से वेस्टर्न यूरोप के कंट्रीज के अंदर हमें कोल्ड वॉर के दौरान भी, वेस्टर्न यूरोप के और सेंट्रल यूरोप के अंदर, और आफ्टर 1990s कोल्ड वॉर के बाद भी बहुत से ममालिक हमें ऐसे नजर आते हैं जहां पर कि प्राइवेट बिजनेस, प्राइवेट इंडस्ट्री, प्राइवेट हाथ जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। फिर इसका नुकसान हमें फिर 1990 की पूरी दिहाई में, 2001 से 2010, फिर 2011 से 2020, इन 30 सालों में हमें फिर इसका नुकसान भी, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स जब हम मुल्कों का आपस में कंपैरिजन करते हैं तो इसका भी हमें एक नुकसान नजर आया कि प्राइवेट लोग बहुत ज्यादा ताकतवर हो गए, प्राइवेट लोगों ने बहुत ज्यादा पैसा बनाना शुरू कर दिया, कैपिटलिज्म की वजह से लोगों की प्रॉपर्टियां बहुत ज्यादा हो गई। तो अब जो रियासत अपने कवानीन बनाना चाहती है, रियासत जो कानून साजी करना चाहती है, उसके लिए ऑब्वियसली बात है डेमोक्रेसी है, तो डेमोक्रेसी में इलेक्शन लड़ना पड़ता है। तो इलेक्शन कौन लड़ेगा? जो ज्यादा पैसा लगाएगा, जो ज्यादा प्रमोशन अपनी करेगा, जो ज्यादा बेहतरीन इलेक्शन कैनवासिंग यानी इलेक्शन कैंपेन्स करेगा। तो अल्टीमेटली वही प्राइवेट लोग जो पहले इंडस्ट्रियलिस्ट थे, अब वो पॉलिटिशियन बनना शुरू हो गए। तो अब वो जो पॉलिटिकल डिसीजंस देते हैं, जो कानून साजी करते हैं, वो जो होती है वो अपने बेनिफिट के खिलाफ नहीं करते। और आज आके जो रियाया है, जो अवाम है, अब उन पॉलिटिकल डिसीजन से बहुत ज्यादा इफेक्ट हो रही है। अब इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा कि जब गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट मैंने आपको पढ़ाया कि गवर्नमेंट क्या होती है, एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट होता है कि कुछ लोग हम में से बेहतर लोग जो हम सेलेक्ट करेंगे वो हमारे हिस्से की कानून साजी और डिसीजन मेकिंग करेंगे, और वो डिसीजन हम पे बाइंडिंग होंगे जिनको हम फॉलो करेंगे। जब ये गवर्नमेंट्स नहीं होती थी तो इसके बारे में भी पॉलिटिकल साइंटिस्ट और वेस्टर्न फिलोसोफर्स का मानना ये है, जो कि 16वीं, 17वीं और 18वीं सदी में आए, जिनमें हॉब्स हैं, जिसमें रोसो हैं, जैक्वस रोसो हैं, जिसमें हमारे सामने उसके अलावा हमें मिलते हैं जॉन लॉक, हमें मिलते हैं। तो ये तीन लोग, थॉमस हॉब्स हो गए, जॉन लॉक हो गए, जैक्वस रोसो हो गए, इन तीनों ने भी गवर्नमेंट जब नहीं दुनिया में हुआ करती थी इसके बारे में भी एजम्पशंस दी थी। और इन्होंने बताया था कि क्यों रियासत के अंदर हुकूमत जरूरी है, यानी गवर्नमेंट जरूरी है। इनमें अगर हम सबसे पहले थॉमस हॉब्स को पढ़े, जिनकी बुक लवाइथन थी, और लवाइथन के अंदर इन्होंने एक सी मॉन्स्टर जैसी एक शक्ल सूरत रखने वाली हुकूमत का नाम लिया था कि जो रियासत बेहतरीन तरीके से तभी चल सकती है जब उसमें कोई लवाइथन यानी सी मॉन्स्टर हो, और जो बाकी के जो अवाम है या बाकी के जो लोग हैं वो उससे डरें और उसके कंट्रोल के अंडर रहें, और इस कंट्रोल को सोशल कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। बेसिकली होब्स का मानना यह था कि जब इंसान स्टेट ऑफ नेचर में था, जब दुनिया में कोई गवर्नमेंट नहीं हुआ करती थी, लोग आजादी से रहा करते थे, कोई किसी को जवाबदेह नहीं होता था, तो ज्यादा कत्लो गारित होता था। इंसान बेसिकली नास्ती था, ब्रूटल था, सेल्फिश था, और इंसान एक दूसरे से चीजें छीनता था, अपने फायदे, माइट इज राइट करता था। तो तब एक ऐसे सोशल कॉन्ट्रैक्ट की जरूरत पेश आई कि चाहे ताकतवर है चाहे कमजोर है, उन तमाम से ऊपर एक और सबसे बड़ा ताकतवर होना चाहिए जिसको सी मॉन्स्टर या लेवाइथन कहते हैं, और वो बाकी के तमाम के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करे जिसको सोशल कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। और उस कॉन्ट्रैक्ट के तहत वो लेवाइथन जो जो फैसले, जो जो बाइंडिंग, जो जो कवानीन बनाएगा खुद से, वो बाकी के लोगों को मानना पड़ेगा। बेसिकली हॉब्स एक डिक्टेटर की बात कर रहे हैं कि जब कुछ भी नहीं था, स्टेट ऑफ नेचर में थे, तो लोग तरक्की नहीं कर सकते थे। मसलन होब्स एक बड़ी खूबसूरत कोटेशन देते हैं, वो कहता है इन सच कंडीशंस देयर इज नो प्लेस फॉर इंडस्ट्री because of the fruit therefore is uncertain, and consequently no culture of the earth, no navigation, nor use of the commodities that may be imported by sea, no commodious buildings, no arts, no letters, no literature, no society। वर्स्ट फॉर्म थी। क्यों? क्योंकि जब हर जगह छीना झपटी होगी तो कौन ट्रेड करेगा? जब हर जगह माइट इज राइट होगी तो कौन इंडस्ट्री लगाएगा? उस इंडस्ट्री को तो कोई ताकतवर आपसे छीन लेगा, और अगर आज वो ताकतवर है तो कल उससे बड़ा ताकतवर आएगा। वो कानून नहीं था। इन सिंपल वर्ड्स बेसिकली होब्स का ये मानना था। तो इन अ स्टेट ऑफ नेचर फिर होब्स कहते हैं कि जब एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट आ जाता है, यानी एक हुकूमत बन जाती है, एक गवर्नमेंट बन जाती है, उस गवर्नमेंट में वो फिर स्टेट ऑफ नेचर से आप एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आ जाते हैं, जिस सोशल कॉन्ट्रैक्ट में वो सारी की सारी अवाम एक डिक्टेटर के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करती है
کہ जो भी तुम कवानीन बनाओगे हम उसको फॉलो करेंगे। और होब्स का मानना था कि अवाम को, क्योंकि बाय नेचर जो इंसान है ये नास्टी और ब्रूटल झगड़ालू है, लालची है, सेल्फिश है, छीनता है, माइट इज राइट को फॉलो करता है, तो इसको कंट्रोल करने के लिए वो जो कॉन्ट्रैक्ट है वो इतना ज्यादा रुथलेस होना चाहिए कि वो जितनी भी अवाम है वो उस लेवाइथन या उस डिक्टेटर के सब्जेक्ट बन जाए। यानी अवाम की जिंदगी, अवाम का उठना, अवाम का बैठना, अवाम ने क्या काम करना है, वो सारे के सारे पॉलिटिकल डिसीजन उस डिक्टेटर के अकॉर्डिंगली अवाम चले। तब हम एक स्मूथ इंडस्ट्री बना सकते हैं, तब हम सी बोर्न ट्रेड कर सकते हैं, तब हम इकोनॉमी कर सकते हैं, तब हम एक बेहतरीन काम कर सकते हैं। तो हमें एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट की जरूरत है। इन नटशेल होब्स ने ये बात की, थॉमस हॉब्स ने। और इस सोशल कॉन्ट्रैक्ट को एक गवर्नमेंट कहते हैं जिसके ऊपर अभी मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन इसकी इस बात को ऑल टुगेदर 180 डिग्री पे डिनाई किया जैक्वस रूसो ने। रूसो का मानना ये था, जो कि बिल्कुल ऑल टुगेदर इनके बाद आए थे, उन्होंने ये कहा था कि फॉर रूसो ऑन द अदर हैंड द स्टेट ऑफ नेचर रिप्रेजेंटेड ह्यूमैनिटी बिफोर इट्स fall from freedom, grace, without all the corruption that government have introduced. Man is born free. उनकी एक बुक थी सोशल कॉन्ट्रैक्ट, एंड येट एवरीवेयर ही इज इन चेंज। उन्होंने कहा कि जब तक तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ था, जिस तरह के हॉब्स कहते हैं, फिर एक हुकूमत बन गई, एक गवर्नमेंट बन गई, और फिर लोग, उसने कहा उससे पहले लोग अच्छे थे, लोग एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते थे, लोग बाय नेचर आजाद थे, लोग अपने अपने निज़ाम के तहत एक दूसरे के साथ कॉपरेशन और कोऑर्डिनेशन में रहते थे। लेकिन जैसे ही हुकूमत बन गई, एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट हो गया, तो लोग जो हर जगह आजाद पैदा हुए थे, हर जगह चेंज में आ गए, क्योंकि जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट है उसमें तो बहुत ज्यादा बाइंडिंग्स थी। अब किसने क्या हासिल करना है, किसने कब जॉब करनी है, किसने किधर जाना है, किसने किससे ट्रेड करनी है, हर चीज के तो आपने कवानीन बना दिए। और ये कवानीन बनाए किसके हक में? ये कवानीन उन लोगों में से जिन ताकतवर लोगों ने बनाए, उनके उन्होंने अपने बेनिफिट के लिए बनाए, और इन कवानीन को यूज करते हुए बाकी की आवाम को वो एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। और इसी को वो गवर्नमेंट कहते हैं। यानी रोसो कहते हैं कि गवर्नमेंट जब से मार्जे वजूद में आई, ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट जब से मार्जे वजूद में आया, तो ज्यादातर लोगों का तो सिर्फ इस्तेहसाल ही हुआ। और ये जो गवर्नमेंट होती है, ये लोगों का नुकसान करने के लिए आती है, लोगों को डिफरेंट बाइंडिंग्स में बाइंड कर देती है। फॉर एग्जाम्पल, पूरे पाकिस्तान में इस वक्त लॉकडाउन लगा हुआ है। अब गवर्नमेंट जो भी डिसीजन ले, लोगों की बेहतरी के नाम पे डिसीजन ले सकती है, उससे लोगों का डायरेक्ट नुकसान भी हो सकता है। लेकिन लोगों को उस हुकूमत के उस डिसीजन को मानना पड़ेगा, क्योंकि लोग बाय बर्थ ही उस सोशल कॉन्ट्रैक्ट में हैं कि उसको मानना पड़ेगा, लॉ एंड ऑर्डर के अकॉर्डिंगली चलना। और अगर नहीं चलेंगे तो फिर, जिस तरह मैंने आपको पहले ही बताया था, कि गवर्नमेंट की डेफिनेशन में एक ऐसी यूनियन ऑफ पीपल होती है जो डिसीजन मेकिंग करते हैं, पॉलिटिकल डिसीजन लेते हैं और कोर्सिव होते हैं। इनके पास पावर ऑफ कोर्जन होती है। यानी हुकूमत जो होती है वो किसी के ऊपर भी वायलेंस कर सकती है, किसी को भी कत्ल कर सकती है, किसी को भी सजा दे सकती है, किसी को भी, कोई भी किसी पे जुर्माने कर सकती है। क्यों? क्योंकि जो वायलेंस है ये गवर्नमेंट की मोनोपोली होती है। आम बंदा वायलेंस नहीं कर सकता, एक ग्रुप वायलेंस नहीं कर सकता। अगर वो मिल के ताकत का इस्तेमाल करेगा तो उसको आप बिलीग्रेंट कह देंगे, उसको मिलिटेंट कह देंगे, उसको आप टेररिस्ट कह देंगे, उसको आप रेबल कह देंगे, बागी कह देंगे, जो कि आपके निज़ाम या किसी हुकूमत के खिलाफ उठेगा। बेशक वो हक पे है, बेशक वो हक पे नहीं है। जिस तरह कश्मीर में आप देख लें, जितने फ्रीडम फाइटर है, इंडियन गवर्नमेंट उनको रेबल कहती है, वो कहते ही नहीं कि वो फ्रीडम फाइटर है, क्योंकि हुकूमत के पास मोनोपोली होती है वायलेंस करने की। यही बात रोसो ने की। लेकिन एक और सोशल कॉन्ट्रैक्ट थेरिस्ट आए इनके बीच में, जिनको जॉन लॉक कहा जाता है। उनका मानना ऐसा नहीं था, बल्कि उनका मानना यह था कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, हुकूमत होनी चाहिए, गवर्नमेंट होनी चाहिए, लेकिन थॉमस होब्स जैसी सोशल कॉन्ट्रैक्ट या गवर्नमेंट नहीं होनी चाहिए, जिसमें तमाम के तमाम लोग जो हैं, जो अवाम जो हैं, वो गवर्नमेंट के सब्जेक्ट बन जाएं। गवर्नमेंट चाहे उनकी जिंदगी ले ले, गवर्नमेंट जो चाहे उनका करे, तो वो लोग आगे से कुछ ना कहे। बल्कि लॉक ने कहा कि गवर्नमेंट का काम सिर्फ और सिर्फ रेगुलेशन का होना चाहिए, लोगों के प्रॉपर्टी राइट्स क्या हैं उसके ऊपर गवर्नमेंट काम करे, प्रमोशन ऑफ लोगों की इकोनॉमिक ग्रोथ के ऊपर गवर्नमेंट काम करे, और लोगों की इंडिपेंडेंस, फ्रीडम और आज़ादी का ख्याल रखे, ना कि उनकी आज़ादी को सल्ब करे। तो अगर हम जॉन लॉक की डेफिनेशन ऑफ गवर्नमेंट को देखें, जॉन लॉक की डेफिनेशन ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट को देखें, तो हमें ये मालूम पड़ता है कि रोसो ने बिल्कुल हुकूमत की मुखालफत की। हॉब्स कहते हैं हुकूमत होनी चाहिए, यानी सोशल कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए और इस तरह का जालमाना होना चाहिए। उसमें हमें जॉन लॉक ऐसे स्कॉलर नजर आते हैं जिन्होंने ये कहा कि जो हुकूमत होनी चाहिए वो इन कवानीन के साथ होनी चाहिए, यानी लोगों की बेहतरी हो, लोगों की इकोनॉमिक
जो वेल बीइंग हो उसकी प्रोटेक्शन हो, लोगों के प्रॉपर्टी राइट्स की प्रोटेक्शन हो, लोगों की फ्रीडम की प्रोटेक्शन हो, और लोग उस गवर्नमेंट के तमाम कवानीन को माने जो उनकी कलेक्टिव वेल बीइंग के लिए, यानी सबके लिए जरूरी है, ना कि लवाइथन की तरह, डिक्टेटर की तरह गवर्नमेंट के हक में जो बेहतर है वो लोगों के ऊपर गवर्नमेंट थोप दे। तो ये जो 3 4 5 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आज हमने डिस्कस किए, इंशाल्लाह हमारी आगे जितनी भी लेक्चर्स होंगे कंपैरेटिव एंड डेवलपमेंटल पॉलिटिक्स में, इसमें इन्हीं चीजों के ऊपर हम बात करेंगे जिसकी हमने आज बेस बना दी। इससे पहले मैंने आपको लेक्चर नंबर 1 में कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की थोड़ी सी बैकग्राउंड बताई थी। लेक्चर नंबर 2 में हमने ट्रेडिशनल अप्रोच को अंडरस्टैंड किया। ये वो स्कूल ऑफ थॉट है जो जब मुल्कों का आपस में कंपैरिजन होता है तो ये इस ट्रेडिशनलिस्ट वे से करते हैं। उसके बाद हमने बिहेवियरल अप्रोच को अंडरस्टैंड किया, और आज हमने गवर्नमेंट को अंडरस्टैंड किया, पॉलिटिक्स को अंडरस्टैंड किया, पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग को अंडरस्टैंड किया। फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट्स में हमने देखा कि 20वीं सदी में नाइट वॉचमैन टाइप स्टेट और नाइट वॉचमैन टाइप गवर्नमेंट्स होती थी। फिर वेलफेयर गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट आया जो कि इस्लाम में पहले से मौजूद था। फिर हमने उसके बाद में देखा कि जो गवर्नमेंट है वो अपनी अथॉरिटी को किस तरह एग्जीक्यूट करती है, गवर्नमेंट किस तरह रेगुलेट करती है चीज़ों को। कुछ अरसे बाद 1970 के बाद हमने देखा कि गवर्नमेंट की जो रेगुलेटरी अथॉरिटीज हैं उसके ऊपर भी क्वेश्चन उठे, क्योंकि वेलफेयर स्टेट के नाम पे गवर्नमेंट जितना जीडीपी प्रोड्यूस कर रही थी उसका 3 हिस्से तो उसके वेलफेयर पे लग रहे थे, तो गवर्नमेंट की ग्रोथ कहाँ पे हो रही थी, रियासत तो कमजोर हो रही थी, तो प्राइवेट हाथों को बीच में आना पड़ा। फिर हमने देखा कि जब हुकूमत नहीं थी तो तब कैसा दुनिया हुआ करती थी। तो इसमें 3 थिंकर के हमने आपके साथ कॉन्सेप्ट शेयर किए, जिसमें एक थिंकर जो थॉमस हॉब्स हैं वो कहते हैं कि इंसान जो है वो बुरी हालात में रहता था, ब्रुटैलिटी थी, नास्टी एटीट्यूड था, नफरत थी और छीना झपटी थी, तो वहां रियासत या सोशल कॉन्ट्रैक्ट या गवर्नमेंट का होना जरूरी था। दूसरा जो हमें कॉन्सेप्ट मिलता है रोसो का, वो कहते हैं जब से हुकूमतें आई हैं, गवर्नमेंट्स आई हैं, तो लोगों को एक्सप्लॉइट ही कर रहे हैं, तो चंद लोगों के बेनिफिट के लिए चंद लोग जो कि यूनिफिकेशन और यूनियन बना लेते हैं और उसके बाद वो फिर कानून साजी करते हैं और सबके ऊपर उसको बाइंडिंग बना देते हैं। जबकि तीसरी जगह पर हमने जब जॉन लॉक को अंडरस्टैंड किया तो जॉन लॉक का मानना यह है कि हुकूमत होनी चाहिए, हुकूमत लोगों की रिप्रेजेंटेटिव होनी चाहिए, लोगों की मर्जी से होनी चाहिए, और उसका काम लोगों की वेलबींग है, इकोनॉमिक वेलबींग है, सोशल वेलबींग है, उनकी प्रॉपर्टी राइट्स की प्रोटेक्शन है, उनकी आज़ादी की प्रोटेक्शन है, और उन पे वो कवानीन लागू करें जिससे कलेक्टिव वेलबींग हो, सबका फायदा हो। तो आज के लेक्चर के लिए इतना, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ आपसे बात करेंगे। तब तक विश यू बेस्ट ऑफ लक जी। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।